नमस्कार। प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। हर तरफ सिर्फ कोरोना से जुड़ी खबरें देखकर शायद आपको दुख, परेशानी, असह्य चिंता, तनाव सब महसूस हो रहा हो, लेकिन अगर आज आप अपने घर में हैं, स्वस्थ हैं, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि हजारों हजार ऐसे लोग हैं जिनके अपने अस्पतालों में, घरों में, एम्बुलेंस में, सड़कों पर एक एक सांस के लिए, एक एक दवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेड, ऑक्सीजन, दवाई, हर चीज की कमी है। पूरे 16 साल बाद दूसरे देशों से हम मदद ले रहे हैं, लेकिन एक एक जन तक ये मदद अब भी पहुंची नहीं है। सरकारें कहती हैं कि सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर सड़कों पर इस दावे की सच्चाई और कईयों की मांगी हुई पॉजिटिव खबरें ढूंढने निकलते हैं, तो उनका सामना ना नापी जा सकने वाली तकलीफ से होता है। घरों से लेकर शमशान तक एक ऐसी तकलीफ जो हम सबको छू रही है। कई पत्रकार भी कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। हालात तभी बेहतर होंगे जब वैक्सीन सबको लग जाए, लेकिन तीसरे चरण की वैक्सीन सब तक पहुंचने में शायद कुछ और वक्त लगे। हमारा आप दर्शकों से सच्चाई का वादा है और वही लेकर हमारे रिपोर्टर आए हैं। तो आपको हम दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स। असल में देश भर से रोज आ रहे कोरोना के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों के दावों की पोल खोल दी है। अस्पतालों में लोगों को ना तो बेड मिल रहे हैं और ना कहीं ऑक्सीजन। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनके राज्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य के हाई प्रोफाइल शहर नोएडा में बेड न मिलने की वजह से मरीज सड़क पर मर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। 35 साल की जागृति गुप्ता नोएडा के सरकारी जिम्स अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में तड़प रही हैं। हर सांस के लिए हांफ रही हैं, लेकिन अस्पताल ने इन्हें कह दिया कि ना बेड है ना ऑक्सीजन। गुरुवार सुबह 12:30 बजे यहां पहुंची जागृति के साथ आए लोग बार बार डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे। तकरीबन 3 घंटे बाद जागृति ने गाड़ी में दम तोड़ दिया। जागृति पेशे से इंजीनियर थी और ग्रेटर नोएडा में नौकरी करती थी। परिवार मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ आया तो यहाँ पे एक लेडी मेरे सामने ही गाड़ी में पहले जब आई थी तभी से जो वो गाड़ी में लेटी हुई थी, शी वाज गैस्पिंग। उनकी जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम थी और उनके साथ जो अटेंडेंट था वो इधर उधर भाग रहा था। डॉक्टर इनसे बोल रहा है कि इन्हें एडमिट कर लो, ये कर लो, बट नोबडी वाज लिसनिंग। उनके साथ जो अटेंडेंट था वो कंटिन्यूस उनकी चेस्ट को रब कर रहा था और उनको पानी और हाइड्रेटेड करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली। तो ये सब सिचुएशन मेरे सामने चलती रही। बार बार वो काउंटर पे जाता था, बोलता था कि जी प्रॉब्लम है, और किसी ने सुना नहीं। अराउंड 3:30 के आसपास वो कोलैप्स कर गई। ये मेरे सामने का इंसिडेंट है। और उसके बाद जब वो जाके बोल रहा है उनसे कि जी अब तो वो सांस भी नहीं ले रही हैं, तब स्टाफ भाग के आया है। देन दे चेक्ड और सीधे ये बोल दिया शी इज़ नो मोर। इनका नाम जागृति गुप्ता था। जो उनके साथ अटेंडेंट आया था उसने बताया कि इनका नाम जागृति गुप्ता है। ये अकेले रहती हैं। 2 छोटे बच्चे हैं जो इनके परिवार के साथ MP में रहते हैं। नोएडा के सरकारी अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीजों के परिवार वाले मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। सबको बता दिया गया है कि बेड नहीं है। क्या बोला? बेड अवेलेबल नहीं है। बेड अवेलेबल नहीं है। और भी हॉस्पिटल्स गए हैं आप? मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में ट्राई किया हूँ, बट कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। आपका नाम क्या है? अमित। कौन है? पेरेंट्स, मेरे फादर है। फादर को कोविड है? जी। सैचुरेशन कितना है अभी? सैचुरेशन 94। क्या कह रहे हैं ये? कि ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। कितने ऑक्सीजन ट्राई किया हॉस्पिटल आपने? नाइट में कम हो जाता है, डे में ठीक है। अभी कितने हॉस्पिटल ट्राई किया नोएडा में आप? अभी मैंने यहीं ट्राई किया है। नोएडा प्रशासन ने ऑनलाइन कोविड ट्रैकर बना रखा है। यहां ऑक्सीजन और ICU बेड मिलाकर 2568 बेड हैं, लेकिन एक भी खाली नहीं है। हमने भी सरकारी हेल्पलाइन पर फोन करके पता किया तो हमें बताया गया कि पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी बेड नहीं है। नोएडा में कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है या ICU? सर अभी अपडेट ये है कि बेड नहीं है। आप कहाँ से, नोएडा से ही बात कर रहे हैं? यस मैम, नोएडा से ही बात कर रहे हैं। जी सर, लेकिन अभी अपडेट ये है कि बेड नहीं है। जहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, वहाँ के लिए हम पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर नोट कर ले रहे हैं। जैसे कोई अपडेट होगा तो कॉल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ना मैडम ICU में भी कोई बेड नहीं है और ऑक्सीजन बेड भी नहीं अवेलेबल। कुछ नहीं है, बहुत क्राइसिस चल रही है सर एक्चुअल में सब जगह पर। मैडम कितनी वेटिंग है अभी? सर वेटिंग में नहीं बता सकती, डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन वेटिंग काफी है। सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन असलियत में पूरे उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। हर रोज सैकड़ों लोग नोएडा में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इन्हें भर्ती करने के लिए बेड नहीं है।
लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां। हम इस वक्त नोएडा के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल कैलाश हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आए हैं और यहाँ पर भी बेड नहीं है। तो क्या सरकारी क्या प्राइवेट अस्पताल, सब कुछ भरा हुआ है, कहीं कोई बेड अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए, जो लोग हर रोज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बेड ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। चलिए, ये तो नोएडा की बात थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद की। यहां पर भी ऑक्सीजन और बेड को लेकर जबरदस्त मारामारी है। शिकायतें मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐलान किया कि खुद ही ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे, लेकिन पहले ही दिन ऑक्सीजन देने की व्यवस्था धाराशायी होती दिखी। गाजियाबाद का कोविड कमांड सेंटर और चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस पर गाजियाबाद से रविशंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट। पेशेंट हमारा आईसीयू पे है और हम यहाँ पे सारे रिश्तेदार लाइनों में लगे हुए हैं। एक नेता नहीं है, ना आप पार्टी का है, ना कांग्रेस का भी मीडिया पे दिख रहा है, सड़क पे कहीं नहीं है, ना बीजेपी का कोई है। गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने की उम्मीद में दिल्ली के सरिता विहार से आए हेमंत शर्मा ये कहते हुए भावुक हो गए। बच्चा हमारा मर रहा है और हम जान हथेली पे लेके यहाँ खड़े हुए हैं। सबको खतरा है। आपका बच्चा भर्ती है? मेरा भतीजा भर्ती हुए आईसीयू में है। हॉस्पिटल मेरे को डरा देता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो हम जिम्मेवार नहीं है। कहाँ जाएं हम, बताइए। परेशान है। मेरा भी उम्र है, मेरी जान खतरे में है। नेता अपना मौज कर रहा है और ये आपका चैनल है जो दिखाता है और कोई नहीं दिखा रहा है। सैकड़ों लोगों की ये भीड़ ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए प्रशासन की बताई गई जगह पर पहुंच गई है। इसी भीड़ में सुनीता भी हैं, जिनकी भाभी का ऑक्सीजन लेवल 60 पर है। मंडावली से लेकर दादरी तक के चक्कर लगाकर अब वो गाजियाबाद पहुंची हैं। सुनीता 60,000 रुपए सिलेंडर की सिक्योरिटी और 2,000 रुपए किराया दे रही हैं। मैं मंडावली भी घूम के आ गई हूँ और ये क्या नाम है, लाल कुआं घूम के आ गई हूँ। सब जगह घूम गई, कहीं मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे बोल रहे हैं 5 बजे तक आएगी। रात को 3 बजे से मैं घूमने, रात को 2 बजे तो पहले किसी के यहाँ से सिलेंडर लिया है और वो भी 20,000 रुपये दे के तो सिलेंडर लिया है। उसमें भी बोल रहे हैं कि जो है 2,000 रुपये उसको जो है पर डे का देना पड़ेगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए इस ऑक्सीजन प्लांट पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन यहाँ न तो ऑक्सीजन है, न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही कोई पुलिस। बहुत खोजने पर हमें अधिकारी मिले तो बोले कि अब शाम को 5 बजे तक ऑक्सीजन आएगी। कुछ इनको टाइम आप दे सकते हैं कि कब तक इनको यहाँ सिलेंडर भरवाने के लिए? टाइम शाम 5 बजे का दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही व्यवस्था की जा रही है। अगर व्यवस्था हो जाती है तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज शाम 5 बजे का टाइम है। हाँ, ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री कहाँ है, जिन जो खुद की जो गाजियाबाद के विधायक है? योगी जी से पूछिए, बहुत उम्मीद थे। मोदी जी से पूछिए, बहुत उम्मीदों से चुना था उन्हें हम लोगों ने। पूछिए जाके उनसे। चीजें तो सीक्वेंस में होनी चाहिए ना। मैं यहाँ पे मानता हूँ सरकार क्या करेगी, लेकिन ठीक है, कम से कम एक सरकार एक सिस्टम तो बना दे। अगर हम लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है, हम लोग नेगेटिव है, अब हम लोग भी पॉजिटिव होने के चांसेस तो 100% होंगे। गाजियाबाद के ही एक दूसरे ऑक्सीजन प्लांट पर हम पहुँचे। यहाँ से नर्सिंग होम के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस और गाड़ियों की कतार लगी है। केवल 6 सिलेंडर के लिए आप 6-7 घंटे से खड़े हो? 6-7 घंटे से पूरी नाइट हो गई और अभी सुबह 5 बजे से दोबारा आके लगे हैं। तो सिलेंडर ऐसे कैसे खाली है रखे गाड़ी में। तो अस्पताल का काम कैसे चल रहा होगा? है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। क्या करें, किसी को एडमिट कर ही नहीं पा रहे। लेकिन इस सारी समस्याओं के लिए प्रशासन ने कोविड कमांड सेंटर बनाया है, लेकिन ये सेंटर भी पॉजिटिव मरीजों को फोन पर दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको ना तो ऑक्सीजन की कमी और ना ही बेड की संख्या पता है। कंट्रोल सेंटर का क्या रोल है? ये कंट्रोल रूम जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं सारे गाजियाबाद में, चाहे वो होम आइसोलेशन में हों, होम आइसोलेशन में उनका ध्यान रखना, उन तक किट्स पहुंचाना, उनको फॉलोअप रखना 10 दिन तक, बल्कि 17 दिन तक उनको फॉलोअप रखना। अगर उन्हें कोई तकलीफ आती है तो उनको अस्पताल में शिफ्ट करवाना, ये सारा काम हम करते हैं। हॉस्पिटल्स में भी फीडबैक लेते हैं कि वो वहाँ पे ठीक से केयर्ड फॉर हैं।
ये सारा काम हमारा है। तमाम सारी शिकायतें आ रही हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद में भी हॉस्पिटल मरीजों को ले नहीं रहे क्योंकि बेड की किल्लत है और फिर जो बल्कि ऑक्सीजन है उसकी किल्लत है। उसके ऊपर में क्या सर देखिए, एग्जैक्ट इसका जो एग्जैक्ट बात है वो तो आपको सीएमओ ऑफिस से पता चलेगा, क्योंकि वो लोग हैं जो जिसे कहते हैं वही आंकड़े भी इकट्ठे करते हैं, उन्हीं को एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती है और ये वही बता सकेंगे आपको। गाजियाबाद के डीएम और सीएमओ कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी के चलते गाजियाबाद के विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री से हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन मंत्री जी लखनऊ में हैं और कोठी पर सन्नाटा पसरा है। ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग का घर है, कवि नगर गाजियाबाद के खौश इलाके में है मंत्री जी हैं अतुल गर्ग जी? हैं? लखनऊ है जी। लखनऊ है। प्रेम सिंह जी हैं इनके पीए साहब हैं, उनको फ़ोन मिला रहे हैं, वो फ़ोन उठा नहीं रहे। ये हालत है आपदा के वक्त। खुद गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग जी जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं, उनके शहर की यह हालत है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए आपने देखा है कि लोग दर दर भटक रहे हैं। और ये मंत्री जी की कोठी है कवि नगर के पौष इलाके में, और फिलहाल इस कोठी पर कोई नहीं। यानी यहाँ अगर वो 4-5 लोगों की एक टीम लगा देते जो लोगों की शिकायतें सुनती और उसको निराकरण करने की कोशिश करती, ये बहुत आसान सी चीज़ थी मंत्री जी के लिए। लेकिन ये भी आप देखिए कि जनप्रतिनिधि इतना तक भी नहीं कर रहे हैं, जिसे 7-8 दिनों से वो लखनऊ में। ये हैं अतुल गर्ग जी। आप अब खुद ही समझ सकते हैं कि इस कोरोना की आपदा से सिस्टम थक रहा है और सरकार बैकफुट पर है। फिलहाल आप लोगों को खुद ही इससे निपटना पड़ेगा। गाजियाबाद से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद की बात हुई। जरा नजर हम दिल्ली पर भी डालते हैं। राजधानी दिल्ली में आम लोगों की तकलीफ कोई कम नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों का दम घुट रहा है और दिल्ली सरकार इस कमी को लेकर अदालत के चक्कर लगा रही है। हर बीमार, हर मौत एक इंसान है, लेकिन आंकड़ों के जरिए देखें तो पिछले 13 महीनों में जितनी औसतन मौत दिल्ली में हो रही थी, उससे करीब 5 गुना ज्यादा मौत सिर्फ इस साल अप्रैल के ही महीने में हुई है, जब से ऑक्सीजन की जरूरत और उसकी कमी सामने आई है। ऑक्सीजन की कमी राजधानी दिल्ली का दम घोट रही है। सरकार अदालत में फरियाद कर रही है, पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार ने बताया कि पंजाब, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जरूरत के हिसाब से ज्यादा आपूर्ति की गई। वहीं दिल्ली की जरूरत 700 मीट्रिक टन की थी, पर आपूर्ति 490 मीट्रिक टन ही की गई। अब शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए, जरूरत ज्यादा तो आपूर्ति कम क्यों? सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली की हालत खराब है, हकीकत में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र दिल्ली पर ध्यान दे। समिति ने सारे राज्यों से ये पूछा कि आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपके हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, और एक एक करके हर राज्य ने अपने जरूरत के हिसाब से उस समिति के सामने एक फिगर, एक आंकड़ा रख दिया कि हमें इतने मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। और केंद्र सरकार की उस समिति ने फिर फैसला लिया और उस जरूरत के सामने जितना आवंटन वो दे सकते थे, उन्होंने उस राज्य को वो आवंटन दे दिया, केवल एक राज्य को छोड़कर, और उस राज्य का नाम है दिल्ली। एक लौता ऐसा राज्य है दिल्ली जिसने जितनी मांग करी उसका आधा भी हमें नहीं मिला। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में पिछले साल मार्च से लेकर इस साल मार्च तक 11,027 लोगों की मौत हुई। इन 13 महीनों में हर महीने औसतन 848 लोग बीमारी से हारे। वहीं केवल अप्रैल में अब तक 4,745 लोगों की जान कोरोना से गई, यानी पहले की औसत से 5 गुना ज्यादा मौत इस महीने हुई। इस टाइम इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इवन कि जो मेरे नोन भी हैं, जो भी जानने वाले, उनके जो फ़ोन आ रहे हैं वो भी सब ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इस टाइम ऑक्सीजन किसी को नहीं मिल पा रही है, उनमें से कुछ की डेथ भी हो गई है। आज की डेट में दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी गोयल हॉस्पिटल में जाके बात करी,
वहाँ पे भी मैंने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं और बेड के लिए भी लाइन लगा के खड़े हैं, आईसीयू बेड्स के लिए। लेकिन सबको लिटरली बोला जा रहा है कि नहीं आप यहाँ से निकल जाओ, कोई बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। लिटरली अभी दिल्ली की हालत इतनी बुरी है कि बता नहीं सकते। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मौत की वजह बनी, ये सबको पता है। वहीं सरकार से लेकर लोगों और अस्पतालों का ऑक्सीजन को लेकर रोना बरकरार है। अस्पताल में जिनको बेड नहीं मिल रहा, उनके लिए गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन लंगर का भी इंतजाम किया है। सांस की इस बीमारी को सही वक्त पर ऑक्सीजन न मिले तो जान पर बनने की बात जग जाहिर है। राजधानी दिल्ली फिलहाल इस संकट से गुजर रही है और बीतते वक्त के साथ साथ लोगों का दम घुट रहा है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और हरिकिशन शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। महामारी इंसान को ही नहीं, इंसानियत को भी लील रही है। खबर पुणे से। एक मां के शव के पास 2 दिनों तक उसका नन्हा सा सिर्फ 1.5 साल का बच्चा पड़ा रहा, लेकिन बीमारी के डर से कोई पास नहीं गया। आखिर पुलिस पहुंची और 2 महिला कांस्टेबलों ने बच्चे को संभाला। मृतक महिला को लेकर आस पड़ोस के लोगों को ये आशंका थी कि महिला की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन ये अब तक साफ नहीं। बच्चे का कोविड टेस्ट भी नेगेटिव है। ये तस्वीरें दिल झकझोरती हैं। वक्त के कहर से अनजान मृत मां के बगल में बैठा 1.5 साल का मासूम। पड़ोसियों ने तब तक सुध नहीं ली जब तक इस घर से आ रही बदबू ने परेशान नहीं किया। मकान मालिक के फोन कॉल पर पुलिस पहुंची, बच्चे को गोद में उठाया और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की महिला कांस्टेबल सुशीला गभाले और रेखा वजे ने मां की जिम्मेदारी खुद उठाई। मृत महिला का शव सोमवार को मिला, पर पुलिस को शक है कि मौत 2 दिन पहले हुई हो। बच्चा भी करीब 2 दिन से भूखा प्यासा बताया गया। कोरोना के डर से किसी ने भी मदद की नहीं सोची। मला पण 2 मुलं आहेत, एक मुलगा 8 वर्षाचा आणि एक मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 8, एक 6 साल का। ये अपना बच्चा जैसा लगा। जब मैं उसको चम्मच से दूध पिला रही थी तब वो बहुत जल्दी पी रहा था, भूखा था। आम्हाला बघूनच आम्ही व्याकुळ झालो। डॉक्टरांनी चेक केलं, त्याला सांगितलं थोडासा ताप आहे म्हणून। बच्चे को थोड़ा बुखार था। हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बाकी सब ठीक है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद पानी के साथ हमने बिस्किट भी खिलाया। फिर बच्चे को हम कोरोना टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए। बच्चा अभी बाल शिशु गृह में है। लोग उस समय उस बच्चे के पास नहीं आ रहे थे कि कहीं उसकी माँ को कोरोना तो नहीं था और कहीं बच्चे को पास लेने से उनको कोरोना ना हो जाए, लेकिन हमारी ममता जागी और हमने बच्चे की मदद की। मला काहीच कल्पना नव्हती, पण आम्हाला वाटलं आपल्या बाळासारखंच आहे ते। बच्चे का कोविड टेस्ट नेगेटिव है और फिलहाल बाल शिशु गृह में है। मां के शव को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है और विसेरा जांच के लिए सुरक्षित रखा है। फिलहाल महिला की मौत का कारण साफ नहीं। कौटुंबिक जबाबदारी आणि सामाजिक दृष्टिकोन या दोन्हींचा विचार करून त्यांनी अतिशय महत्त्वाचं काम केलेलं आहे। हमारी महिला कर्मचारियों ने परिवार और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों को पानी और दूध पिलाया और इस कार्य से समाज को संदेश दिया कि पुलिस की ड्यूटी निभाते समय परिवार की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। कशी त्यांनी निभावायची असते। महिला का पति कुछ दिन पहले किसी काम से उत्तर प्रदेश गया था। पाबंदियों के बीच उसके लौटने का अब तक इंतजार है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमने कई लोगों को ये कहते और सोशल मीडिया पर लिखते देखा कि हम पत्रकार शमशान कब्रिस्तान की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि कुछ राज्यों में मौत के सरकारी आंकड़े और जमीनी हकीकत में फर्क दिखता है। जैसे कर्नाटक का ही उदाहरण ले, वहां भी यही सवाल उठ रहा है कि मौतों का सही आंकड़ा क्या है। शमशान घाटों के मुताबिक जिस दिन तकरीबन 400 शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ बेंगलुरु में हुआ, उस दिन सरकारी डेटा के मुताबिक सिर्फ 270 लोगों की ही मौत हुई थी। अब आगे की स्थिति का अंदाजा भी मुश्किल है, क्योंकि शुक्रवार को सिर्फ बेंगलुरु में ही 24,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये जलती चिताएं सरकार की नाकामी की एक दर्दनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। हर तरफ मातम का माहौल है। इनमें से ज्यादा की मौत की वजह सही वक्त पर इलाज नहीं मिलना है। इस शमशान में गुरुवार को 48 शवों का दाह संस्कार हुआ और बेंगलुरु में 400 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यस्टरडे जो 400 आजू बाजू तो बाढ़ आ गया था,
आज बेंगलुरु से बाहर ये शुरू करके आज ही है, यहाँ भी बाड़ी कंटिन्यू तो आ लगा है। मौत को लेकर शमशानों और सरकार के आंकड़ों के बीच का फासला ज्यादा है। 18 अप्रैल को बेंगलुरु के शमशानों में 163 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 97 मौतें हुई। इसी तरह 19 अप्रैल को शमशान के मुताबिक 155, सरकार के मुताबिक 92, 20 अप्रैल को 154, सरकार ने 70 बताए, 21 अप्रैल को 147, सरकारी आंकड़े 68, 22 अप्रैल को 144, जबकि सरकार ने बताया 124, 23 अप्रैल शमशान ने 178 बताया, सरकार ने 149, 24 अप्रैल 198 तो सरकार ने 77 कहा, 25 अप्रैल को शमशान में 195 शव आए, सरकार ने 105 मौतें बताई, 26 अप्रैल को 215, सरकार के मुताबिक 97 मौत, 27 अप्रैल को 227, सरकारी आंकड़े 137 बताते हैं, 29 अप्रैल को शमशानों के मुताबिक तकरीबन 400, सरकार ने 270 मौतों की पुष्टि की। यानी शमशानों से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2176 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकार के मुताबिक 1416 मौतें हुई। हालांकि सरकार का दावा है कि वो आंकड़ों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। कर्नाटक गवर्नमेंट, हम अपने आंकड़े हर रोज बुलेटिन के जरिए देते रहते हैं, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हम ऐसा क्यों करेंगे? बेंगलुरु में शमशानों के बाहर शवों को लेकर खड़ी एम्बुलेंसेस की कतार सरकार के दावों और आंकड़ों को गलत साबित कर रही हैं। यहाँ हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और आने वाले दिन काफ़ी चुनौतियों से भरे होंगे, क्योंकि संक्रमण कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अगर आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि कोई चुनौती सामने आएगी तो उसकी तैयारी आज से करना जरूरी होता है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब भी जारी है। रोज 60 से 70 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन इसके बीच भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी जिला प्रशासन को तीसरी लहर के लिए तैयारी करने का आदेश दिया है। मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। यह है प्रवेश द्वार और यहाँ पर इस तरह से जो भी बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी सख्त जांच करने के बाद छोड़ा जाता है, देखा जाता है, उनकी तीसरी तलाशी ली जाती है। खुद डीसीपी यहाँ इस प्रक्रिया को मॉनिटर करते रहते हैं। कहीं 1 घंटा ज़्यादा चेकिंग करने के बाद कुछ रैंडम चेकिंग भी हम करते हैं। उसके ऊपर अगर कोई इसेंशियल सर्विसेज के अलावा अगर रोड पे कोई घूमता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। बट चेकिंग यहाँ पे स्ट्रिक्ट है और हमारे आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि बिना काम के कोई घर से बाहर ना निकले। अब राज्य सरकार दूसरी ही नहीं तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में लग गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिला प्रशासकों को अभी से तैयारी करने का आदेश दिया है। इसके तहत सभी जिलों में फौरन ऑक्सीजन प्लांट लगे, जरूरी दवाओं का स्टॉक रहे और गरीबों के लिए घोषित आर्थिक पैकेज का लाभ उन तक पहुँचे, इसके लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है कि तीसरी वेव जी कदाचित एपिडेमियोलॉजिस्ट के अनुसार जुलाई या अगस्त महीने में तीसरी लहर आ सकती है। उससे पहले हमें पूरी तैयारी के साथ रहना होगा। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन या किसी और चीज की कमी महसूस हो। हे तिसऱ्या वेवच्या अगोदर अजिबात ऐकून घेतलं जाणार नाही। मुख्यमंत्री ने पलायन कर गए मजदूरों के वापस आने पर उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ इस बात की भी जांच करने को कहा है कि कहीं वो अपने साथ संक्रमण भी न ले आए। साथ ही ये ख्याल रखने को कहा गया है कि उद्योग बंद न हो। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वैसे मुंबई के कोरोना के मामलों को देखते हुए अब कई संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। कहीं लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन देने के लिए देसी कॉल सेंटर बनाए गए हैं, तो कहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग मुफ्त में गाड़ियों से अत्यावश्यक सामान अस्पताल पहुंचा रहे हैं। मुंबई के मुलुंड इलाके में एक स्कूल के पास बने इस छोटे से कॉल सेंटर में दिन रात करीब 35 लोग मौजूद होते हैं, जो लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम करते हैं। अलग अलग जगहों से फोन आने पर
लोगों को सिलेंडर देने का काम मुलुंड का मलबार हिल्स सेवक जत्था और मुलुंड सिख यूथ कर रहा है। लोग भी यहाँ से सिलेंडर ले जाते हैं। उनसे 6,000 रुपए डिपॉजिट लिए जाते हैं, जो सिलेंडर लौटाने पर वापस किए जाते हैं। कॉलों की तो गिनती ही नहीं है, और इतना बता देते हैं कि हम लोग को हर 2-3 मिनट में एक कॉल है, और हमें खाना भी खाना हो तो शायद मोबाइल ऑफ करके खाना पड़ता है। सिलेंडर ले जाने वाले भी बताते हैं कि बाजार में कहीं भी सिलेंडर मिल पाना मुश्किल है, और ऐसे में इसके जरिए उनकी काफ़ी मदद हो जाती है। मुलुंड का ग्रुप है कि अवेलेबल है, और एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ 6,000 रुपीज़ देने हैं एंड यू कैन कम एनी टाइम, ऐसा है। ठीक है, तो दिस इज़ अ लाइफ सेवियर। तो अभी 15 डेज का थेरेपी है एंड दिस इज़ अ लाइफ सेवियर। कुछ संस्थाएं सिलेंडर दे रही हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट मुफ्त में ट्रांसपोर्ट दे रहा है। अस्पतालों को भी मुफ्त सेवा देकर एक जगह से दूसरे जगह अपने गाड़ियों के जरिए मुफ्त में सिलेंडर और दूसरी ज़रूरी चीज़ों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारे पास जो डिमांड थी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की थी, जो हमने पोर्ट से नवा शिवा से उठा के नासिक पहुँचाए थे, और ज़्यादा डिमांड जो सिलेंडर्स की लोकल डिलीवरीज की आ रही है, क्योंकि सिलेंडर देरी से पहुँचने में, रिफिलिंग देरी से होने में काफ़ी जाने जा रही हैं। आज ये वार फुटिंग पे काम करना है, तो मोस्टली जो मतलब क्या मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड टू द कोविड रिलीफ, ये इंक्वायरीज ज़्यादा आ रही हैं। देश के कई हिस्सों में जहां समय पर मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मिलने की वजह से कई लोगों की मौतें हो रही हैं, तो वहीं कई युवक और कुछ संस्थाएं ऐसे समय में न केवल लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि मुफ्त में उन तक सभी सामग्रियों को पहुंचाने की कोशिश भी इनकी ओर से की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।